नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्र ने 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, आतंकवाद, लोकतंत्र, निजी स्वतंत्रता और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के छठे चरण में 55% से अधिक मतदान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विभिन्न राज्यों के हाल के चुनाव परिणामों से पता चलता है कि लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा भरोसा है और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन पर 2001 में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश उन वीर शहीदों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है, जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी उन सुरक्षाकर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया, जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी। इस अवसर पर बाद में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। एक रिपोर्ट। 2001 में आज ही के दिन 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने संसद भवन परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। 30 मिनट तक चले इस आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। संसदीय सुरक्षा सेवा के 2 कर्मी जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी, दिल्ली पुलिस के 5 कर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माली देशराज की भी इस घटना में मृत्यु हो गई। पत्रकार विक्रम बिष्ट, जो इस घटना के दौरान घायल हो गए थे, बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी हमले के समय संसद भवन में करीबन 100 सांसद मौजूद थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद, लोकतंत्र, निजी स्वतंत्रता और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। श्री नायडू ने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की वर्षगांठ पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर एक लेख में कहा कि 13 दिसंबर का दिन आतंकवाद के भयावह खतरों के प्रति आगाह करता है। यह लोकतांत्रिक आस्थाओं और आर्थिक विकास की आकांक्षाओं के खिलाफ आतंकवाद के खतरों के प्रति चेतावनी देता है। संसद भवन पर आतंकवादी हमले को नाकाम करने में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके सर्वोच्च बलिदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के विरुद्ध समझौता स्वीकार करने के भारत के प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस संबंध में बहुत सारे देशों ने भारत का समर्थन किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के छठे चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में 51.51% मतदान हुआ। जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में राज्य के निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया कि जम्मू में 68.56% और कश्मीर घाटी में 31.55% मतदान दर्ज हुआ। एक रिपोर्ट।
पुंछ में सबसे ज्यादा यानी 76.78% मतदान हुआ, जबकि राजौरी जिला में 74.03 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कश्मीर घाटी में गांदरबल में सबसे अधिक 58.4% और सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा में 51.08% मतदान हुआ। जिला विकास परिषद के आज छठे चरण में 245 प्रत्याशियों के बागी का फैसला मतदाता पेटियों में सीलबंद हो गया। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 52%, दूसरे चरण के लिए 43 सीटों पर 49%, तीसरे चरण में 51%, जबकि चौथे चरण में 50% मतदान हुआ था। पांचवें चरण में 51.20% मतदान हुआ था। आज छठे चरण में 3,85,606 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,78,383 थी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार 8 चरणों में जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। 8वां और आखिरी चरण का मतदान 29 दिसंबर को होगा और 22 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आर.के. रैना। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यूपीपीएल के अध्यक्ष प्रमोद बोरो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के नए मुख्य कार्यकारी सदस्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी गण सुरक्षा परिषद के सहयोग से अगली परिषद के गठन में यूपीपीएल का समर्थन करेगी। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ को 17 सीटें मिली हैं, यूपीपीएल को 12 सीटें, भाजपा को 9 तथा कांग्रेस और गण सुरक्षा परिषद को एक एक सीट मिली। 2003 में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के गठन के बाद से वहां बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट का शासन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए पूर्वोत्तर के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। असम में बीटीसी चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए राज्य भाजपा इकाई और उसके सहयोगी यूपीपीएल को बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने एनडीए पर भरोसा जताने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक ट्वीट में उत्तर पूर्व के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर लगातार भरोसा बनाए रखने के लिए असम के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों, यूपीपीएल, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिस्वा शर्मा, रणजीत कुमार दास और भाजपा की असम इकाई को भी शुभकामनाएं दी हैं। केरल में कल होने वाले स्थानीय निकायों के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। 354 स्थानीय निकायों में 6,867 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 16 दिसंबर को होगी। मतदान के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों के परिणाम ये दर्शाते हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा ने असम के बीटीसी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी सीटों की संख्या 1 से बढ़ाकर 9 कर दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि चाहे बिहार विधानसभा के चुनाव हों, विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हों, तेलंगाना में जीएचएमसी के चुनाव हों, लद्दाख में एलएएचडीसी के चुनाव हों या राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत के चुनाव हों, भाजपा को हर जगह जनता का समर्थन मिला है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है और अप्रासंगिक बन रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग, किसान, गरीब, शहरी, ग्रामीण लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। चाहे बोडल का असम का मामला हो, अरुणाचल का हो, राजस्थान का हो, हैदराबाद का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर, कहीं भी जाओ बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस समाप्ति पर है। ये इस चुनाव का मतलब है। ये चुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण मतलब है लोगों का मोदी जी के नेतृत्व पर और नीति पर विश्वास है और इसलिए लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। किसान, गरीब, सभी वर्ग समाज के, ग्रामीण और शहरी सभी लोग आज मोदी जी के विकास के कार्यक्रम को मान्यता दे रहे हैं। किसानों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के जरिए बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है और सरकार उन पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हरियाणा के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के मान गुट के गुनी प्रकाश ने किया। श्री गुनी प्रकाश ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री को समर्थन पत्र सौंपा और नए कानूनों को जारी रखने की मांग की। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को समाप्त किए जाने की स्थिति में वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि मौजूदा आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है। बैठक के बाद कृषि मंत्री श्री तोमर ने बताया कि किसान नेताओं ने 3 कृषि कानूनों को समर्थन देने के बारे में ज्ञापन सौंपा है।
हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के वार्षिक कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों के लिए वाणिज्य और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे और पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव भी नहीं होगा। I can assure you, these laws are for the benefit of nearly 100 million farmers across the country. This is one government which has been committed to farmer welfare. This is a government which has almost doubled procurement under minimum support price, MSP, which is wrongly sought to be portrayed as being under danger. This is a government that has ensured that farmers get a 50% over their cost of production. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सभी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून पर किसान आंदोलन का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है, न कि टकराव से। मुख्यमंत्री आज मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को राजनीतिक लाभ के लिए गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग किसानों और देश के हित में नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग गरीबों, किसानों और राष्ट्र का विकास नहीं देखना चाहते और देश को कमजोर तथा अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसे कानूनों को लागू कर रही है जो किसानों की आय दोगुना करने में सहायक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव, सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र ने 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, आतंकवाद लोकतंत्र, निजी स्वतंत्रता और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के छठे चरण में 51% से अधिक मतदान हुआ।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विभिन्न राज्यों के हाल के चुनाव परिणामों से पता चलता है कि लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कृषि क्षेत्र पर विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है। श्री प्रसाद ने आज पटना के बख्तियारपुर में नए कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किसान चौपाल की शुरुआत की। राज्य के प्रत्येक जिले में 25 दिसंबर तक किसान चौपाल आयोजित की जाएगी। श्री प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि विपक्षी पार्टियां देश भर में विभिन्न चुनावों में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद अपना अस्तित्व बचाने के लिए विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का एक वर्ग निहित स्वार्थ वाले लोगों के प्रभाव में आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार कृषि सुधारों के बारे में आपत्तियों का निवारण करने की दिशा में काम कर रही है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 93,57,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 30,254 नए रोगियों के सामने आने से संक्रमण के शिकार कुल लोगों की संख्या 98,57,029 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्तमान रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या काफी अधिक है। पिछले 7 दिनों से भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिनमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मरीजों की संख्या सबसे कम है। स्वस्थ हुए लोगों और मरीजों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है और आज ये 90 लाख को पार कर गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 15,37,11,833 नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,204 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.21% हो गई है। यह अध्ययन से पता चला है कि 54% पुरुषों की तुलना में 55% महिलाओं में एंटीबॉडी पाई गई। इस अध्ययन के अनुसार कोविड संक्रमित लोगों में 12 सप्ताह के दौरान एंटीबॉडीज में 40 से 60% के बीच उतार चढ़ाव आया था। सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि कोविड संक्रमित मामलों में आमतौर पर 4 महीने तक एंटीबॉडी 50% से 55% के बीच स्थिर रही थी। सूत्रों का कहना है कि महीने बढ़ने के साथ ही इतनी ही मात्रा में लोगों में एंटीबॉडी में कमी देखी गई। इस सर्वेक्षण से यह पता चल रहा है कि इस वक्त कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। आने वाले महीने में एंटी कोविड वैक्सीन के संभवित रोल आउट के मद्देनजर इस अध्ययन के निष्कर्ष काफी महत्वपूर्ण है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल में आज कोविड के पॉजिटिव मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कोविड के 4,698 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 5,258 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने महानगर के स्थानीय निवासियों को महामारी से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। आकाशवाणी समाचार को जानकारी देते हुए हेल्दी सिटी प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर बीएस त्रिवेणी ने इस अभियान के अंतर्गत संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। So recently, the Technical Advisory Committee has given a report to the government saying we could have a second wave of COVID in the month of January and February. So we want to make sure people doesn't take this disease lightly. People follow 3Ws, which is wear a mask, wash your hands, and watch your distance. By doing all these three, people can prevent getting the COVID, and the risk of getting COVID will also be reduced. We have multiple programs organized under this. One is an audio visual to an LED screen will be played across Bangalore in different places, and then we are going to set up a bigger kiosk for sanitizer kiosk for people to use it like in crowded places. We are also planning to install more than 150 foot pedal handy sanitizers across 150 plus places, 200 plus waste collecting vehicles which BBMP uses, which will be used to display 3W's message along with an audio. And we also plan to have a radio spot by message given by the administrator and the commissioner of BBMP. And we are also distributing some of the mask. The whole idea is that we create to the people that 3Ws and everybody knows and they try to follow it.
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में बिहार को 7 लाख और दूसरे चरण में 1 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ टीकों की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए श्री चौबे ने राज्य में कोविड टीकों की आपूर्ति और भंडारण की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रतिदिन 100 लोगों को हम डोज दे पाएंगे और उसमें पहला हमारा होगा कोविड वॉरियर्स, चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, कप्तान हो, सेना के लोग हो, ऐसे लोगों के लिए। और फिर 60 से ऊपर वाले का अगर कोई बीमारी है, 50 से ऊपर वाले का भी अगर उसका होगा तो उसकी श्रेणी बनाई गई है। तो यानी कि वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को गुजरात के कच्छ में धोरडो का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने का एक संयंत्र, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देखकर गर्व होता है, जिनके पास नहीं थे रहने को घर, उनके लिए बन रहे हैं पक्के मकान। चूल्हे पर निर्भर माताओं को उज्ज्वला योजना ने दिया कुकिंग गैस का वरदान। जहां शौच की उचित व्यवस्था नहीं थी, हो रहा शौचालयों का निर्माण। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अंतरिक्ष, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नया भारत छू रहा आसमान। और यह सब संभव करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स के योगदान द्वारा। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। अपने अग्रिम आयकर की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रूपए से ज्यादा है, तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। देश की प्रगति में अपना योगदान दे। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वार्षिकी 2020 की विशेष श्रृंखला में हम आज आपके लिए आत्मनिर्भर भारत पर रिपोर्ट लेकर आए हैं। कोविड महामारी इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने में कारगर ढंग से संघर्ष किया है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को कोरोना महामारी के प्रभाव से बचाने के लिए तेजी से काम करते हुए 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज घोषित किया। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। वित्तीय विश्लेषक सिद्धार्थ ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों से किसानों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को इस कठिन समय से निकलने में कैसे मदद मिली। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा तुरंत कदम उठाया गया और 12 मई को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इसके तहत MSME क्षेत्र सहित व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री ऋण प्रदान किया गया। साथ ही NBFC के लिए 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल क्रेडिट गारंटी योजना भी शामिल है। इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत अनुदान की घोषणा की गई। साथ ही
की एक विशेष अभियान में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों के लिए रियायती ऋण प्रोत्साहन भी लाभकारी साबित हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए के भुगतान ने भी किसानों के मनोबल को बढ़ाया। विवाद से विश्वास योजना के तहत निर्धारित तिथि का विस्तार किया गया और करदाता 31 दिसंबर तक आयकर भर सकते हैं और मार्च 2021 तक बिना शुल्क के भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा घर खरीदारों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए आयकर में राहत प्रदान की गई। केंद्र सरकार का ध्यान उत्पादन बढ़ाने, वोकल फॉर लोकल और जरूरतमंदों की आवश्यकताओं पर रहा। इस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को सरकार द्वारा तुरंत उठाए गए कदमों से रोका जा सका। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के प्रभाव को भारत को एक मजबूत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा रहा है। सौभाग्य क्यार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात संस्कृत विद्वान विद्यावाचस्पति बन्नंजय गोविंदाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें साहित्य में योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। श्री गोविंदाचार्य के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण 85 वर्ष की आयु में आज उनका निधन हो गया। गोविंदाचार्य ने करीब 150 पुस्तकें लिखी और संस्कृत से कन्नड़ में अनुवाद किया। श्री गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, रामायण और पुराणों के ज्ञाता माने जाते थे। उन्होंने वेद सूक्त, उपनिषद, शतरुद्रीय, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य लिखे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में पवन हंस MI-17 चॉपर की पहली सेवा आज करगिल से श्रीनगर के बीच शुरू हुई और 13 यात्रियों ने करगिल से श्रीनगर तथा 14 यात्रियों ने श्रीनगर से करगिल की यात्रा की। इस सेवा से सर्दियों के मौसम के दौरान लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। इस चॉपर सेवा का किराया 9,000 रुपए प्रति यात्री है। इस सेवा का उपयोग करने के इच्छुक लोग संपर्क अधिकारी नायब तहसीलदार करगिल से संपर्क कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाड़ी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन रेलगाड़ियों में त्योहार के लिए विशेष और क्लोन स्पेशल रेलगाड़ियां शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्टें आई हैं। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। तापमान 11 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में तापमान 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में कहीं कहीं बादल छाये रह सकते हैं। तापमान 16 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। तापमान 1 और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और तापमान 2 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी तथा नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने की आशंका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के पोशाना इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के संयुक्त अभियान में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी और उनका एक सहयोगी मारा गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान साजिद और बिलाल के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 1 UBGL और एक सेट फोन बरामद किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि ये दोनों आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम ने देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि इसमें बीमारियों से बचाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। कल पूर्ण स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के लिए किफायती और स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा, आतंकवाद लोकतंत्र, निजी स्वतंत्रता और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 6ठे चरण में 51% से अधिक मतदान हुआ।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विभिन्न राज्यों के हाल के चुनाव परिणामों से पता चलता है कि लोगों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा भरोसा है और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।